स्टूडेंट्स, सो कल मैंने इंट्रोडक्शन दिया आप लोगों को कि 9th स्टैंडर्ड में पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है, व्हाट टाइप ऑफ प्रिपरेशन यू हैव टू डू. अब टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस 2, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. अब तुम लोग बोलेंगे फर्स्ट चैप्टर तो मैंने यहाँ पे 6 क्यों लिखा है. अगेन तुम्हारे जो 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है उसकी जो इंडेक्स है उसमें 1 2 3 4 5 पहले 5 चैप्टर्स जो है वो साइंस 1 के है, साइंस 1 के है. फिर 6 7 8 9 10 ये चैप्टर साइंस 2 के है. वापस 11 12 13 14 ये साइंस 1 के है. एंड 15 16 17 18 ये साइंस 2 के है. एज आई टोल्ड यू यस्टरडे टोटल 18 चैप्टर्स है, जिसमें से ये जो पहले 10 चैप्टर्स है वो हमारे दिवाली तक कंप्लीट होने चाहिए. दैट इज फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम. ओके, एंड ये बचे हुए 11 to 18 जो 8 चैप्टर्स है वो सेकेंड सेमेस्टर के लिए हमारी है. तो फर्स्ट सेमेस्टर में 5 चैप्टर्स ऑफ साइंस 1 एंड 5 चैप्टर्स ऑफ साइंस 2 ऐसे हमको पढ़ने. तो मैं आज पहला चैप्टर ऑफ साइंस 2, आर यू गेटिंग दैट इज 6th चैप्टर जो साइंस 2 का पहला चैप्टर है, दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. देखो स्टूडेंट्स, अगर ये चैप्टर पढ़ोगे तो 8th स्टैंडर्ड का जो सबसे पहला चैप्टर है वो थोड़ा याद आएगा. थोड़े स्टार्टिंग के टॉपिक्स 8 चैप्टर से, 8th स्टैंडर्ड के चैप्टर से. हमने 8th स्टैंडर्ड में पहला चैप्टर पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट. तो वो चैप्टर में हमने एक डिफरेंस बिटवीन पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. याद है वो डिफरेंस? नहीं है तो नो वरीज, मैं वापस यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि वो बेसिक है. वो बेसिक पॉइंट समझे तो ही आगे ये चैप्टर समझेगा. ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. बट टू अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन, ये वर्ड का मीनिंग क्या है? वेरी सिंपल, एग्जाम्पल देती हूँ उससे हमको क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन समझ में आएगा. अब सी, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के. सपोज कैट, मैंगो ट्री, डॉग, रोज प्लांट, टाइगर. चलो मैंने यहाँ पे कितने लिविंग थिंग्स के नाम लिखे हैं? 1 2 3 4 5 लिविंग थिंग्स के नाम लिखे हैं. आर दिस ऑल लिविंग थिंग्स? करेक्ट. लेकिन अगर मैंने तुम लोगों को अभी बोला कि ये जो 5 लिविंग थिंग्स है इसके 2 ग्रुप्स बनाओ, क्या बनाओ? 2 ग्रुप्स. सपोज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. चलो कौन से लिविंग थिंग को कौन से ग्रुप में डालेंगे? सपोज ग्रुप ए. अब यहाँ पे जो 5 लिविंग थिंग्स है उसमें से कुछ प्लांट्स है, कुछ एनिमल्स है. तो ग्रुप ए सपोज इज अ प्लांट्स ग्रुप एंड ग्रुप बी इज सपोज एनिमल्स. चलो ग्रुप ए में किसको डालोगे? दैट इज रोज प्लांट एंड मैंगो प्लांट, इसको डालोगे. ग्रुप बी में किसको डालोगे? कैट, डॉग एंड टाइगर. तुमने क्या किया? यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया, ग्रुप्स बनाए, मतलब क्लासिफिकेशन किया. क्यों बनाए ग्रुप्स? क्योंकि ये है प्लांट जिनको रूट, स्टेम एंड लीव्स होते हैं. ये है एनिमल्स जिनको हैंड्स एंड लेग्स, आईज, सेंस ऑर्गन्स होते हैं. समझ में आया? अब वापस अगर तुमको ये जो ग्रुप्स बनाए उसके सब ग्रुप्स बनाने हैं, जैसे कि रोज ये है फ्लावरिंग प्लांट, whereas mango is a plant which has flower as well as fruits. रोज पे सिर्फ फ्लावर्स आते हैं लेकिन फ्रूट्स नहीं आते. तो तुमने ग्रुप के वापस क्या बनाए? सब ग्रुप्स, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स. ये बन गया सब ग्रुप. ओके, चलो इधर क्या सब ग्रुप बना सकते हो? वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया वेरी गुड. कैट एंड डॉग को तुम डाल सकते हो सब ग्रुप डोमेस्टिक एनिमल्स में, एंड टाइगर को तुम डाल सकते हो वाइल्ड एनिमल्स में. समझ में आया? सो दिस इज ओनली नथिंग बट क्लासिफिकेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन? अच्छा, वन मोर थिंग, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ ये कुछ भी वीडियो में से नहीं लिखना है. जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी इमीडिएटली, फॉर एग्जाम्पल मेरा जहां तक भी पढ़ा के हो जाएगा
उससे रिलेटेड नोट्स मैं तुमको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ही सेंड करने वाली हूँ. वन मोर थिंग, मे बी मैं फुल चैप्टर के नोट्स एक साथ सेंड कर दूंगी, बट तुमको सारे चैप्टर के नोट्स एक साथ लिखने नहीं है. रोज वीडियो देखना है. वीडियो में जहां तक कंप्लीट हुआ है टीच करके उतने ही नोट्स मैं जो मोबाइल में पीडीएफ भेजूंगी वो देख के अपने नोटबुक में कंप्लीट करने हैं. बिना पढ़ाया हुआ टॉपिक ऑलरेडी नोटबुक में लिख के नहीं लिखना है. वार्निंग यू ऑल. समझे? ओके. तो क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्रुप्स एंड सबग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आगे की डेफिनेशन कैसे? इतना तो समझा, मेकिंग ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. किस बेसिस पे तुमने ये दो ग्रुप्स बनाए? वो सिमिलर है इसलिए दो ग्रुप बनाए कि डिसिमिलर है इसलिए दो ग्रुप बनाए? करेक्ट. इनके प्रॉपर्टीज अलग है, जैसे कि इनको रूट स्टेम लीव्स है. इनके प्रॉपर्टीज अलग है, इनको सेंस ऑर्गन्स है, स्किन, आईज, नोज. सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस तुमने उनके ग्रुप्स बनाए. ओके. इनको एक ही ग्रुप में क्यों डाला? क्योंकि ये एक जैसे है, मतलब उनमें सिमिलैरिटी है. इनको एक ही ग्रुप में क्यों डाला? क्योंकि इनमें सिमिलैरिटी है. सो वी मेक ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. सो द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन इज, it is the process of making groups and subgroups of living organisms on the basis of similarities and differences. सिमिलैरिटीज की वजह से एक ग्रुप में है, डिफरेंस की वजह से अलग ग्रुप में है. समझे स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले ये लेसन में क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो. 1 मार्क के लिए डेफिनेशन पूछ सकते हैं एग्जाम में. ओके. नाउ यू नो हमको क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ना है, बट बिफोर स्टडिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स वी विल जस्ट रिवाइज जो हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ पे, देखो अर्थ पे अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. कुछ यूनिसेल्युलर है तो कुछ मल्टी सेल्युलर. व्हाट डू मीन बाय द वर्ड यूनिसेल्युलर? कुछ बेसिक वर्ड्स में यहाँ पे लिख रही हूँ. यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, माइक्रोस्कोपिक, मेगास्कोपिक, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स. ये वर्ड्स का मीनिंग सबको पता है. अब अगर तुम सामने होते तो मैं क्वेश्चन पूछती, आई वुड कम टू नो किस किस को मीनिंग पता है, बट फिर भी चलो खुद अपने आप को आंसर्स दो जैसे से हम एक एक करेंगे. एंड क्लैप फॉर योरसेल्फ. चलो. यूनिसेल्युलर एनिमल ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या? यस, द लिविंग थिंग्स हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल सेल, मतलब जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी है. रिमोट का सेल नहीं, बॉडी सेल. हमने 8th स्टैंडर्ड में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल पढ़े हैं कि सेल की जो कवरिंग है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. हमने प्लांट सेल, एनिमल्स के स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं. सेल के अंदर मेन स्ट्रक्चर होता है दैट इज न्यूक्लियस, जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स. सेल ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स. स्टूडेंट्स, सबसे पहला 9th स्टैंडर्ड थोड़ा टफ है एज कंपेयर टू 10th स्टैंडर्ड. 10th से भी थोड़ा टफ 9th है. क्यों? अगर तुमको 8th के चैप्टर जो जितने भी पढ़े हैं, स्पेसिकली साइंस 2 में जितने भी पढ़े हैं, वो यहाँ पे बहुत काम आने वाले. तो अगर सेल मतलब क्या, बॉडी सेल, नॉट रिमोट का सेल, अगेन आई टेल यू. बॉडी सेल मतलब क्या यही नहीं पता तो ये कुछ नहीं समझेगा. तो सबसे पहले 8th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक खोलो ये वीडियो देखने से पहले, एंड सेल चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज कर लो एंड फिर ये वीडियो वापस देखो, तभी ये चैप्टर अच्छे से समझेगा. ओके. Unicellular means the body of these organisms is made up of single cell. For example, we know amoeba. Amoeba में ये एक सेल ही मतलब उसकी पूरी बॉडी है. Okay. We are multicellular means our body is made up of many cells. For example, humans या कोई भी और एनिमल, एक एंट भी लिया अगर, छोटा सा मूंगी, राइट, एक चींटी भी ले ली
तो वो भी मल्टी सेल्यूलर है, मोर देन वन सेल उसकी बॉडी बनी है। माइक्रोस्कोपिक मीन्स दीज लिविंग थिंग्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन सी देम ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। हम इनको माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, नेकेड ऐसे अभी हमारे सामने भी है तो भी हम इनको नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी जिसकी वजह से हम सब लोग घर में बैठे हुए हैं, वो छोटा सा माइक्रोस्कोपिक वायरस, कोरोना वायरस जिसके बारे में बात कर रहे हैं, देन देयर आर मेनी बैक्टीरियाज, राइट, दे आर माइक्रोस्कोपिक। व्हाट डू मीन बाय मेगास्कोपिक? दे आर बिग इन साइज एंड वी कैन सी देम विथ आवर नेकेड आइज। नेकेड आइज मतलब खुली आंखों से हम देख सकते हैं, इनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। Autotrophs means what? These are the living things which can prepare food in their body itself. Which can prepare food in their body itself. For example, yes, अब बहुत जन ने बोला होगा plants. Wrong answer. It is green plants. कुछ plants होते हैं जो green नहीं होते, मतलब उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो भी खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए ऑटोट्रॉफ्स मतलब ऑल ग्रीन प्लांट्स। देखो, दे यूज द सनलाइट, उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल सनलाइट यूज करके फूड बॉडी में तैयार करता है। आई यू गेटिंग दैट? हमें क्या वैसे टेरेस पे गए, धूप पे बैठे, पेट भर गया, क्योंकि हमारी बॉडी में फूड तैयार नहीं होता। सो वी आर हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ मीन्स डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड, डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड। जैसे कि हम डिपेंड किस पे है? प्लांट्स पे। हम रोज सब्जी, चपाती, राइस खाते, राइस, व्हीट, एनी वेजिटेबल, ऑल दीज आर व्हाट? प्लांट्स। वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर आवर फूड। जो नॉन वेजिटेरियन है, चिकन, मटन, फ्लैश खाते, दे आर डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर फूड। सो वी ऑल आर हेटेरोट्रॉफ्स। बेस्ट एग्जांपल ह्यूमंस और मेनी अदर और ऑल दी एनिमल्स। समझे? तो अगर ये बेसिक टर्म समझे है तो नाउ आई विल गो टू द पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। अभी हमने लेसन स्टार्ट नहीं किया है। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, मेरा मेथड है, जब तक बेस क्लियर नहीं है तब तक मैं आगे कभी नहीं जाती। बेसिक पॉइंट्स क्लियर है तो अपने आप लेसन आगे समझ में आ जाएगा। ओके, लेट अस स्टडी classification of living things given by the scientist R.H. Whitaker। किसी किसी बुक में ये वीटेकर भी होता है, TTEKER भी होता है, डिपेंड करता है जो भी स्पेलिंग हो बुक में उस हिसाब से लिखना है। सो ये जो R.H. Whitaker साइंटिस्ट है, उसने क्या किया? इसके पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट होके गए जिन्होंने अलग अलग लिविंग थिंग्स को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया। R.H. Whitaker ने खुद भी स्टडी किया और प्रीवियस साइंटिस्ट का स्टडी मटेरियल कलेक्ट किया और उसने ये डिक्लेयर किया कि ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द प्लैनेट अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग्स है, दे आर मेनली ऑफ 5 टाइप्स। बट वो क्लासिफिकेशन उसने डायरेक्ट नहीं किया, ही यूज्ड सम पॉइंट्स व्हिच आर कॉल्ड क्राइटेरिया। सबसे पहले लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करने के लिए R.H. Whitaker ने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया? He used the criteria type of cell, मतलब वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सामने है उसमें कौन से टाइप का सेल है, whether the cell is prokaryotic cell or it is eukaryotic cell। तो वो जो लिविंग थिंग है उसकी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल की बनी है कि उसकी बॉडी यूकैरियोटिक सेल की बनी है, सबसे पहले उसने वो स्टडी किया। अच्छा, हमने ये डिफरेंस पढ़ा है, मैंने स्टार्टिंग में बोला प्रोकैरियोटिक सेल मींस द सेल इन विच न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड। मतलब ये है सेल के अंदर ये जो फ्लूइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये सेल का आउटर कवरिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। एंड अंदर न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मतलब जिसकी वजह से हमारे बॉडी के कैरेक्टर्स है, जिस टाइप का डीएनए हमारे अंदर उस टाइप के हमारे बॉडी कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल हम टॉल होंगे कि शॉर्ट, हम फेयर होंगे कि डार्क, हम फैट होंगे कि स्लिम, हमारे बाल कर्ली होंगे कि स्ट्रेट, हम क्लेवर होंगे कि थोड़ा डल, थोड़ा स्पीड हाई होगा कि लो।
ये सब जो बॉडी कैरेक्टर्स है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल बॉडी कैरेक्टर्स, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? डीएनए पे। डीएनए किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पे देखो, मैं ब्लैक पेन से निकाल रही हूँ जेनेटिक मटेरियल। ये है डीएनए। बोले यहाँ पे ये जो डीएनए, इसको अपना खुद का प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है क्या? नहीं। तो ये न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है। एक्चुअली ये न्यूक्लियस नहीं है, इसको वर्ड होता है न्यूक्लियोइड। क्या वर्ड होता है? न्यूक्लियोइड। मतलब ये न्यूक्लियस के जैसा है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। लेट मी शो यू यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम फर्स्ट, उससे अच्छे से समझेगा। अब ये है यूकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट कवरिंग। फिर ये इसके अंदर का साइटोप्लाज्म, और ये है उसके अंदर का न्यूक्लियस। अब देखो यहाँ पे, ये जो न्यूक्लियस है उसको अपनी खुद की प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर डीएनए है। तो बोलो ये जो डीएनए है ये डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आ रहा है क्या? नहीं। लेकिन ये वाला डीएनए डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में ही है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, प्रो मीन्स नॉट वेल डेवलप्ड। ये न्यूक्लियस अच्छे से तैयार नहीं हुआ है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, यू मीन्स वेल डेवलप्ड। ये न्यूक्लियस एक अच्छी तरीके से बना हुआ, समझे? तो आर.एच. व्हिटेकर ने सबसे पहले क्राइटेरिया यूज किया कि वो जो लिविंग थिंग है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक सेल। उससे दो टाइप के लिविंग थिंग्स है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल लिविंग थिंग्स और दूसरे है यूकैरियोटिक सेल लिविंग थिंग्स। ओके, इसके अलावा और भी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हमने 8th में पढ़े थे, मैंने नोटबुक में वो डिफरेंस बिटवीन लिख के दिया है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम मतलब डीएनए से बना हुआ पार्ट। यूकैरियोटिक सेल में एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, यूकैरियोटिक सेल्स आर कंपैरेटिवली बिग इन साइज। समझे? तो ये डिफरेंस हमने पढ़ा। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स, ऐसे ऑर्गेनेल्स ये सेल के अंदर नहीं होते। देयर द सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। स्टूडेंट्स, हमने ये वाला डिफरेंस 8th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ओके, अब उसने सेकंड क्राइटेरिया यूज किया कि वो जो लिविंग थिंग है वो यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्युलर, मतलब उसकी बॉडी एक सेल के बनी है कि मेनी सेल्स की। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर ऑलवेज यूनिसेल्युलर, मींस देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। बट यूकैरियोटिक में वापस दो टाइप है। Some organisms are unicellular, whereas some are multicellular. अब अगला क्राइटेरिया उन्होंने स्टडी किया कि चलो यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर, ये जो लिविंग थिंग्स है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब हाउ डू दे ऑब्टेन देयर फूड, मतलब वो फूड अपनी बॉडी में ही तैयार करते हैं कि वो किसी और पे डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जो यूनिसेल्युलर वाले हैं ये दोनों टाइप के होते हैं। कुछ यूनिसेल्युलर ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कुछ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। सेम हियर, सम आर ऑटोट्रॉफिक एंड सम आर हेटेरोट्रॉफिक। अब यहाँ पे उसको सबसे पहले दो किंगडम मिले, मतलब टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स मिले। तो ये है फर्स्ट किंगडम, दैट इज किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा is a group of living things. Is it a group classification? Is a group of living things where all the living things are unicellular, all the living things are made up of prokaryotic cell, and some living things are autotrophic and some are heterotrophic. समझे? तो ये जो किंगडम है इसका एग्जाम्पल है all the types of bacteria. प्लैनेट अर्थ पे जितने भी टाइप के बैक्टीरिया है दे ऑल कम अंडर किंगडम मोनेरा। समझे? 8th स्टैंडर्ड में हमने किंगडम मोनेरा डिटेल में पढ़ा है विद इट्स कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे उनको मिला सेकेंड किंगडम, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा।
means kingdom Protista is the group of living organisms where all the organisms are unicellular but they are made up of eukaryotic cells. Some of them are autotrophic and some of them are heterotrophic. Okay, यहाँ पे एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लीना। अब तुम लोगों को अगर इनके डायग्राम देखने हैं, यूट्यूब का अच्छे से इस्तेमाल करो, गूगल का इस्तेमाल करो, यू विल गेट द पिक्चर्स ऑफ दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वन मोर थिंग, ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे, इसलिए लेक्चर के नाम पे फालतू में मोबाइल लेके टाइम पास नहीं करना, याद रखो। गलती से भी ऐसा कुछ कंप्लेंट अगर पेरेंट्स आया फिर छोड़ूंगी नहीं। ओके, सो अब यूकैरियोटिक सेल में वापस एक और क्राइटेरिया उन्होंने स्टडी किया, लिविंग थिंग्स विथ सेल वॉल एंड लिविंग थिंग्स विदाउट सेल वॉल। We've studied plants have a cell wall and animal cell does not have a cell wall. अब विथ सेल वॉल में वापस दो टाइप है, heterotrophic means depend on others for the food and autotrophic विदाउट सेल वॉल में एक ही टाइप है, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक। ओके, अब यहां पे उनको मिला थर्ड किंगडम, दैट इज किंगडम फंगाई। ऑल द टाइप्स ऑफ फंगस, फॉर एग्जाम्पल मशरूम, ये भी एक टाइप का फंगस ही है। आर यू गेटिंग दैट? किंगडम फंगाई में ऑल द लिविंग थिंग्स हैव यूकैरियोटिक सेल्स, दे ऑल आर मल्टीसेलुलर, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, their body cells are with cell wall and they all are heterotrophic means depends on others for the food. अब यहाँ पे eukaryotic, multicellular and with cell wall but autotrophic. Fourth kingdom, that is kingdom plantae, जो हमको ये लेसन में डिटेल में पढ़ना है। एंड यहाँ पे फिफ्थ किंगडम आएगा, दैट इज किंगडम, बच्चे कौन, अभी बोलो कौन से टाइप के है बच्चे, लिविंग थिंग्स, एनिमेलिया, एनिमेलिया। गेटिंग दैट? सो ये है साइंटिस्ट आर.एच. व्हिटेकर ने दिया लिविंग थिंग्स का क्लासिफिकेशन। तो प्लैनेट अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग्स है वो 5 टाइप के हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब ये 5 में से पहले 3, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंगाई, हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। 9th स्टैंडर्ड में आके हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी एंड 10th स्टैंडर्ड में अगले ईयर में हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया इन डिटेल। सो स्टूडेंट्स, ये लेसन का सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा व्हाट इज क्लासिफिकेशन। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय आर.एच. व्हिटेकर। ये टेबल लर्न करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए ये टेबल फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में आ सकता है। जैसे कि एक बार देख लो, चलो ये 3 फिल इन द ब्लैंक्स है जो तुमको कंप्लीट करने हैं। तो बाकी सब दिया होगा, कहीं कहीं पे सिर्फ कुछ वर्ड्स मिसिंग होंगे, दैट इज फिल इन द ब्लैंक फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे तुमको फिल करना है। फॉर एग्जांपल इधर आएगा प्रोकैरियोटिक के अंदर यूनिसेल्युलर, यहाँ पे किंगडम फंगाई, सॉरी किंगडम प्रोटिस्टा, यहाँ पे विदाउट सेल वॉल, इधर आएगा विथ सेल वॉल। समझे? सपोज ये नहीं दिया, यहाँ पे आएगा किंगडम फंगाई। समझे? तो ये टेबल भी लर्न करना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, sketch and draw the classification of R.H. Whittaker, the classification of living things by R.H. Whittaker। मतलब तुमको ये पूरा टेबल वहां पे लिखना है। समझे? 3 मार्क्स के लिए ये टेबल या 2 मार्क्स के लिए फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में ये टेबल आ सकता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विथ
मेन. व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. नाउ जस्ट आस्क वन क्वेश्चन टू योरसेल्फ. तुम्हारे सराउंडिंग्स में जो जितने भी प्लांट्स देखते हो सारे के सारे एक जैसे हैं क्या? लीफ शेप, फ्रूट शेप, फ्लावर कलर, ये सब तो अलग है, बट फिर भी मेन डिफरेंस क्या है? आई गिव यू एग्जांपल. ग्रास एंड रोज. ये जो दो मैंने एग्जांपल तुमको दी, इन दो प्लांट्स में डिफरेंस क्या है? ग्रास को फ्लावर्स आते हैं क्या? नहीं. रोज प्लांट को फ्लावर्स आते हैं. तो प्लांट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स. मैं अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का चार्ट लिख रही हूँ. सी हियर. जो मैंने अभी बोला, प्लांट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कल के वीडियो में मैंने नहीं बताया, पर्पसली मैं आज बताया. 8th स्टैंडर्ड तक तुम क्वेश्चन देखते थे, आंसर लिखते थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम. लेकिन 9th एंड 10th में अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू अबाउट 10th, क्योंकि 9th में ही तुमको सब वो पॉइंट्स अच्छे से समझ के लेने, तो 10th में जाके प्रॉब्लम नहीं आएगा. 10th स्टैंडर्ड में साइंस सब्जेक्ट में अगर आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करने हैं तो 9th में ही उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें. आउट ऑफ मार्क्स अगर साइंस सब्जेक्ट में चाहिए तो 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहला, साइंटिफिक लैंग्वेज ही तुमको यूज करना होगा. कौन सा लैंग्वेज? साइंटिफिक लैंग्वेज. अब ये कोई जर्मन चाइनीज लैंग्वेज की तरह नहीं है. साइंटिफिक लैंग्वेज का मतलब क्या? मैंने अभी बोला, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग. तो यहाँ पे मैं साइंटिफिक वर्ड क्या है नॉन फ्लावरिंग के लिए वो लिख रही हूँ, क्रिप्टोगैम्स. क्रिप्टोगैम्स मीन्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. फनेरोगैम्स मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स. समझे? तुमको आंसर में ये नहीं लिखना प्लांट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, नॉन फ्लावरिंग एंड फ्लावरिंग. नहीं, तुमको साइंटिफिक लैंग्वेज यूज करना है. प्लांट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, क्रिप्टोगैम्स एंड फनेरोगैम्स. समझे स्टूडेंट्स? ओके. सेकंड पॉइंट, तुमको अगर साइंस पेपर में आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर. तुम आंसर करेक्ट लिख रहे हो, नो डाउट, चलो अच्छी बात है, लेकिन उसको पॉइंट्स में लिखो, मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करो. आर यू गेटिंग दैट? ये 2 चीजें अगर तुमने फॉलो की तो एंड सिर्फ तो ही तुमको आउट ऑफ मार्क्स साइंस में मिलेंगे, वरना छोड़ दो, नहीं मिलेंगे. ओके चलो, तो हमने पहला क्लासिफिकेशन का स्टेप कंप्लीट किया, दैट प्लांट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, क्रिप्टोगैम्स एंड फनेरोगैम्स. यहाँ पे देखोगे तो गैम्स ये वर्ड कॉमन है. हियर गैम्स मीन्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मीन्स फ्लावर. देखो रिप्रोडक्शन मतलब क्या? गिविंग बर्थ टू द न्यू ऑर्गेनिज्म. ह्यूमंस में उनकी बॉडी में स्पेशल सिस्टम्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल बॉडी में होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल बॉडी में होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जो फीमेल बॉडी है उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से प्रोड्यूस होते हैं एग, एंड जो मेल बॉडी है उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म्स. जब 1 एग एंड 1 स्पर्म फ्यूज होते हैं, जो फीमेल बॉडी में जाके होता है, ओके, तब बनता है जाइगोट, मतलब न्यू बेबी हैज टेकन बर्थ. यह डिटेल में 10th में हम पढ़ेंगे. ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्योंकि यहाँ पे 2 सेक्स इन्वॉल्व है, एक मेल सेक्स और एक फीमेल सेक्स, दैट इज जेंडर. समझे? वीडियो देख रहे हो, ये वर्ड्स हम बोल रहे हैं, डोंट हेजिटेट. कुछ बच्चे मतलब जब पढ़ाती हूँ तो नीचे देखना शुरू कर देते. वाई? जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, डू वी शाय दैट टाइम? डू वी हेजिटेट? नो. टेक इट एज अ स्टडी मटेरियल. एक स्टडी है जिसको हमको कंप्लीट करना है. ओके, तो ऐसे रिप्रोडक्शन में जहाँ पे मेल एंड फीमेल बॉडीज इन्वॉल्व है, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन एक और टाइप है रिप्रोडक्शन का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, एक ही पेरेंट बॉडी का. जैसे कि देखो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ अमीबा. जैसे ही अमीबा बहुत सारा खाना खा लेता है, इट इज एक्वाटिक एनिमल, इट इज वेल फेड एंड इट ग्रोज
उसकी बॉडी अपने आप स्प्लिट हो जाती है, कट हो जाती है into two new cells. So these are the two new amoeba. अमीबाज नहीं बोलते, अमीबुली बोलते हैं. समझ में आया? तो यहाँ पे दो पेरेंट्स, ये एग सेल्स, स्पर्म सेल्स की जरूरत है क्या? नहीं. तो ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब ये मैंने एनिमल्स के बारे में बताया. प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्लावर्स चाहिए होता है. क्या चाहिए होता है? फ्लावर्स. देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूं मैं. फ्लावर के अंदर ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ये फ्लावर के अंदर का फीमेल पार्ट है. इधर होते हैं ओव्यूल्स. जैसे एनिमल बॉडी में फीमेल एग प्रोड्यूस करते हैं, वैसे प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर ये जो फीमेल पार्ट है ये प्रोड्यूस करता है ओव्यूल्स. इसके ऊपर से ही ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं. ये है मेल स्ट्रक्चर्स. क्या है? मेल स्ट्रक्चर. इस पार्ट को बोलते हैं एंथर. क्या बोलते हैं? एंथर. एंड एंथर पे ऐसे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स. तो एक पोलन ग्रेन विद हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज, बटरफ्लाई, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे उड़ते रहते हैं. उनके पैरों पे चिपक के ये एक पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ जाता है. तो ये पोलन ग्रेन फिर ये इसको कट करके, पेनिट्रेट करके अंदर आके ओव्यूल के साथ फ्यूज होता है. तो प्रोड्यूस होता है नेक्स्ट प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सीड. सीड में क्या है? फ्यूचर प्लांट है ना. अगर सीड से करोगे तो अगला प्लांट प्रोड्यूस होगा. समझे? तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जहां पे प्लांट्स में फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन्स दैट इज मेल सेल एंड ओव्यूल्स दैट इज फीमेल सेल प्रोड्यूस होते हैं. राइट? लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या होना जरूरी है? फ्लावर्स. वी हैव स्टडीड क्रिप्टोगैम्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनमें फ्लावर्स ही नहीं है. तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा क्या इनमें? नहीं. दे रिप्रोड्यूस बाय अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब वो प्लांट है, वो ग्रो होगा, अपने आप स्प्लिट होके दो नए प्लांट्स में कन्वर्ट होगा. लेकिन फेनोरोगैम्स मीन्स फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें फ्लावर्स ग्रो होते हैं, मीन्स इट विल रिप्रोड्यूस बाय अ सेक्सुअल मेथड. समझ में आया? स्टूडेंट्स, आज हमने सिर्फ स्टार्ट किया. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोरोगैम्स. अब वापस क्रिप्टोगैम्स के 3 टाइप्स से एंड फेनोरोगैम्स के 2 टाइप से. बट रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, एक ही दिन में सब नहीं. In tomorrow's or in the next lecture, we will study about the classification of cryptograms further. Okay, by the time, see the video. कुछ doubts है तो WhatsApp करो, or you can call me also directly and complete your notes. Thank you.